प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर रवाना। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा और क्रोएशिया के साथ सहयोग पर भी होगी बातचीत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। हजारीबाग में कलाकार महोत्सव का आयोजन, मंत्री सुदिव्य कुमार होंगे शामिल। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर आज से विशेष शिविर। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और रांची में महिला प्रीमियर कबड्डी लीग में प्रतिभागी दिखा रहे दमखम। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन में झारखंड को मिला देश भर में दूसरा स्थान। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। साइप्रस उनका पहला पड़ाव होगा, जिसके बाद वे कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री मोदी क्रोएशिया का भी दौरा करेंगे। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइप्रस भारत का करीबी मित्र है और भागीदार रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में सहयोग पर बातचीत होगी। आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने का अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। क्रोएशिया गणराज्य की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा है कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। विकास भारती सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा है। श्री भगत ने राज्यपाल को सभी बातों से अवगत कराया। राज्यपाल ने संस्था द्वारा दुर्गम इलाकों में किए गए प्रयासों की सराहना की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने रांची में आयोजित बायर सेलर मीट के दौरान कहा कि राज्य में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। देश में जैविक उत्पाद का बहुत बड़ा बाजार भी है, जिसके और बढ़ने की संभावना है। झारखंड को इस बाजार के अनुरूप ढलना होगा ताकि जैविक उत्पादों की मांग की पूर्ति की जा सके। इस दिशा में FPO की भूमिका अहम होगी। पार्टिसिपेशन हो, ये FPOs के जितने भी यहाँ पे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनको इंश्योर करना होगा, क्योंकि आप जो बायर रहेंगे उनको आपको मार्केट इंश्योर करना है। उनका भी कमिटमेंट कहीं और है और उस डिमांड के लिए अगर आपको जिम्मेवारी दी गई है तो उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा जो व्यवस्था है, वो दुरुस्त होना चाहिए। और सरकार का इसमें उससे भी ज्यादा अहम भूमिका हो जाता है, बिकॉज मैंने एक टर्म भी यहां पॉइंट किया है, वी आर गोइंग टू बी इन अ रोल ऑफ मिया, मोबिलाइजेशन, इनेबलर एंड एग्रीगेटर। मोबिलाइजेशन, किसानों को, एक किसानों को आपको अवेयर करना होगा कि जैविक खेती का क्या उसका प्रभाव है, उसका क्या इफेक्ट है, वो क्या आपको प्रॉफिट फेच करेगा। उसके लिए OFAS को प्रयास करने की आवश्यकता है, उसके लिए करिकुलम डेवलप करने की आवश्यकता है।
राज्य की समृद्धिशाली कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार पहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज हजारीबाग में कलाकार महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। स्थानीय नगर भवन में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में राज्य के खेल कूद कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कलाकार महोत्सव का आयोजन हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में जनजातीय बहुल गांवों में 30 जून तक शिविर लगाकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद ने इस विशेष अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए रांची में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में खास जोर दिया जा रहा है। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी विभिन्न तरीकों से ठगी किया करते थे। इस सूचना का सत्यापन करने के उपरांत टीम बनाई गई और टीम के द्वारा जो है जामताड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने कुल 5 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। आज जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं 5, उनके पास में कुल मिलाकर के 14 मोबाइल हमें बरामद हुआ, 18 फर्जी सिम कार्ड्स है और 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हम लोगों ने किया है। इसमें खास बात यह है कि ये बंगला बोलने में काफ़ी एक्सपर्ट है। पश्चिम बंगाल को ये टारगेट करते थे। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इन्होंने निशाना बनाया है। रांची में पिछले 27 मई से चल रहे नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का कल समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और विद्या भारती संस्था के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। रांची में पिछले 27 मई से चल रहे नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का कल समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और विद्या भारती संस्था के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। इसमें राज्य भर से 400 से अधिक नवीन शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। समापन के अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने योग का अनूठा प्रदर्शन किया। के साथ भारतवर्ष का एक अद्भुत समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि विद्या भारती देश में मूल शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार में जुटी है, जो सराहनीय पहल है। आजादी के 5 वर्षों बाद ही 1952 में विद्या भारती की स्थापना हुई और विद्या भारती ने 1952 से लेकर आज 2025 है पूरे देश भर में एक भारतीय शिक्षा पद्धति आधारित विद्यालयों की जो श्रृंखला खड़ी की है, वो पुनः भारत को एक दिन विश्वगुरु बनने में सहायक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार नरसरिया ने कहा कि विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को तैयार कर राष्ट्र उत्थान के लिए प्रेरित करना है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, यह अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा पर आधारित है। भारत सेंटर्ड शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन अगर पूरी तरह से हो जाती है तो कोई संदेह नहीं है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में विभिन्न जिलों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षा के 5 आयामों को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विशेष पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समापन समारोह में विष्णु जालान समेत संस्था के कई लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों की पहचान के लिए डीएनए मिलान की प्रक्रिया जारी है। अब तक 19 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। और अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे के बाद मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। अस्पताल में बड़ी संख्या में हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजन पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 4 और मृतकों के डीएनए सैंपल्स का मिलान हो गया है। इस तरह अब तक कुल 19 मृतकों के डीएनए सैंपल्स का मिलान हो चुका है। गौरतलब है कि प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक अलग टीम नियुक्त की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक प्रोफेशनल काउंसलर शामिल है। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था।
राजकुमार जायसवाल और एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल, उत्तराखंड के विक्रम, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तुष्टि सिंह और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। चारधाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुप्तकाशी जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। उन्होंने मरांगबुरु से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन शक्ति की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। श्री मरांडी ने कहा कि इस घटना से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राज्य के कई सदर अस्पतालों में इन दिनों इलाज में लापरवाही की खबरें आम हो गई हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में भी कल रात एक महिला के प्रसव के बाद मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सदर अस्पताल में बीती रात प्रसव के दौरान मेराल प्रखंड अंतर्गत पचफेड़ी गांव की गीता देवी की मौत हो गई। परिजन सुमेर पासवान ने कहा कि गीता देवी की हालत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने दवा और खून की व्यवस्था के नाम पर घंटों भटकाया। जो है जुड़वा बच्चा जन्म लिया और जुड़वा बच्चा जन्म लेने के बाद उनके द्वारा बोला गया, महिला जो नर्स थी, कि एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था कीजिए। ब्लड भी इन लोग व्यवस्था कर लिए। ब्लड व्यवस्था करके जैसे आ रहा है उस से पहले यहाँ मरीज जो है मर चुका है और इन लोग को पेशेंट को गार्जियन को भी नहीं बताया गया कि मैंने मरीज मर चुका है। और यहाँ कोई डॉक्टर है ना, महिला कोई डॉक्टर है और न डीएस है न सीएस है, सब यहाँ से भाग गए छोड़ के, इन लोग की जानकारी के बावजूद भी। वहीं समाज सेवी सोनू सिंह ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सबसे आश्चर्य का विषय है कि उसके मरने के बाद भी यहाँ के नर्स और जो अस्पताल प्रबंधन है ये बताते रह गया कि उसके शरीर में 6.5 ग्राम 7.5 ग्राम ब्लड है और ब्लड चाहिए, आवश्यकता आप ले आइए, हम इलाज करेंगे, ये करेंगे। 2 उसके बच्चे जो है सुरक्षित होते हैं, माँ की हालत बिगड़ती है, लेकिन फिर भी परिजन को सही जानकारी नहीं दी जाती है। अंततः उस महिला की मृत्यु हो जाती है। जो सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो ने बताया, प्रसव के दौरान चिकित्सकों ने काफी प्रयास किया। दोनों जुड़वा नवजात शिशुओं को बचाने में चिकित्सक कामयाब रहे, हालांकि प्रसूता की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, क्या हुआ, ये इसकी जांच चल रही है। डॉक्टर टीम लगे हुए थे और जो है इस अवस्था में दोनों बच्चा का तो बचा लिया गया है और इसमें हम लोग का कुछ क्या कमी हुआ है और मरीज के तरफ से भी क्या एंटीनेटल चेकअप हुआ कि नहीं, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है ट्विन प्रेगनेंसी, तो इसकी जांच चल रही है। जांच आने से क्लियर हो जाएगा। बहरहाल राज्य में संचालित जिला अस्पतालों में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालकों की आय को दुगनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा में मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों ने मत्स्य पालन के उन्नत तकनीक से अवगत कराया, साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारियां दी। आकांक्षी जिला गढ़वा के रंका प्रखंड स्थित गोदरमाना में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर्य कापसे ने मत्स्य पालकों को उन्नत तरीके से मत्स्य पालन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालक आय दोगुनी कर सकें, इसके लिए उन्हें विभिन्न स्तरों पर योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान बड़ी आसानी से अपनी आय को 2 गुना 3 गुना या 4 गुना कर सकता है, कि सिर्फ 1 महीने के भीतर में आदमी 2 से 2.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से मछली पालन से कमा सकता है। वहीं ग्रामीण बैंक के प्रबंधक सूरज कुमार ने कहा कि सरकार के मार्गदर्शन में बैंक बहुत कम ब्याज पर केसीसी ऋण की सुविधा मुहैया करा रही है। इसका लाभ लेकर मत्स्य पालक आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। इसमें काफी सस्ता दर में आपको ऋण मिलता है। सरकार के द्वारा आदेश है कि 7% के ब्याज पे किसानों को ये ऋण दिया जाना है। उस पर भी सरकार 3% का सबवेंशन देती है, यानी कि आपको सिर्फ 4% का ब्याज लगता है।
रंका अनुमंडल क्षेत्र से आए महिला और पुरुष मत्स्य पालक मछली की खेती और केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त कर खुश दिखे। मत्स्य पालकों ने कहा कि वे अन्य लोगों को भी मछली पालन के लिए प्रेरित करेंगे। मैं अपने गांव में जाऊंगा और किसानों को आगे बढ़ने की योजना बताऊंगा। सरकार में अपने इस कार्यक्रम को गांव तक चलाया जा रहा है, उसमें सारे किसान लोगों को आगे बढ़ने का जो सरकार करे ये काम वो अच्छा ही होगा। मत्स्य पालन में जुड़ी हूँ, इससे मैं लाभ लूंगी और समाज को भी आगे बढ़ाऊंगी। हमारे लिए सरकार बहुत सी योजना निकाली है, इससे हम मध्य प्रदेश से जुड़ के बहुत सी योजना दिए हैं, ले रहे हैं और इसमें ऋण भी मिलता है। इससे हम जुड़ के बाल बच्चे को बढ़िया से आगे बढ़ाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे और इसमें समाज के बीच भी मत्स्य समिति का सदस्य बनाएंगे। केंद्र प्रायोजित कृषि और मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ लेकर जहां एक ओर कृषकों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन में बढ़ोतरी से कृषि और मत्स्य प्रक्षेत्र में काफी विकास हुआ है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 15 जून से 30 जून तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर शिविर के आयोजन के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 16 से 28 जून तक पेरेंटिंग मंथ का आयोजन होगा। इस सिलसिले में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता लकड़ा ने कहा कि अभिभावक दैनिक कार्यों के अतिरिक्त बच्चों को समय दें, उनसे संवाद करें। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से स्कूल रुआर कार्यक्रम की तर्ज पर पेरेंटिंग मंथ को भी पूरे महीने मनाया जाएगा और इसके क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी होगी। बोकारो जिला अधिवक्ता संघ भवन परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा, लोक अदालत के अस्थायी न्यायाधीश और उपायुक्त अजयनाथ झा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बोकारो में उपायुक्त अजयनाथ झा की मौजूदगी में जिला शिक्षा स्थापना समिति एवं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान शिक्षकों को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में अनुमान्यता पर कमेटी द्वारा निर्णय को अनुमोदित किया गया। साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। पलामू में धरती आबा जन भागीदारी अभियान के मद्देनजर आज से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पलामू उपायुक्त समीरा एस ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति और पीवीटीजी लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन होगा। पलामू अंतर्गत विश्रामपुर पिथौरा स्कूल के विद्यार्थियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बिहार सीमा से लगे बनाही गांव में अभियान चलाकर ग्रामीणों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। इस दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। चतरा उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड्डा उपायुक्त ने सुंदर पहाड़ी प्रखंड अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल +2 बालिका आवासीय विद्यालय और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने सुंदर पहाड़ी प्रखंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए। धनबाद में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर तथा अनुमंडल पदाधिकारी ने बैंक मोड़ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने आरसीसी ढलाई, बिटुमेन लेयर की गुणवत्ता, स्लैब की ढलाई का निरीक्षण कर ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य में 4 दिवसीय झारखंड महिला प्रीमियर कबड्डी लीग में प्रतिभागी अपना दमखम दिखा रहे हैं। स्थानीय मोराबादी मैदान में कल कबड्डी लीग का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन मैच तिलका मांझी वॉरियर्स और शेख भिखारी टीम के बीच खेला गया, जिसमें तिलका मांझी वॉरियर्स की टीम विजेता बनी।
राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन में झारखंड को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में SGFI की वार्षिक आम बैठक में इस सम्मान से झारखंड को नवाजा गया। खेल प्रभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग और खेल कोषांग के चंद्रदेव सेन ने झारखंड की ओर से यह सम्मान दिल्ली में ग्रहण किया। झारखंड को यह सम्मान उत्कृष्ट प्रबंधन, समर्पित टीम वर्क और खेल प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में दिए गए प्रयासों के लिए मिला है। प्रतियोगिता आयोजन के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी खिलाड़ियों को रूबरू कराने में झारखंड की प्रशंसा हुई है। अगले 4 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के झारखंड पहुंचने की संभावना है। देश में मानसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। 17 जून को दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों जबकि 18 जून को बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रांची और रामगढ़ जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई स्थानों पर इस दौरान भारी बारिश की भी आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की पहल पर कल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बाजार में आजकल फलों के राजा आम की उपस्थिति खास मिठास घोल रही है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की पहल पर विशेष मैंगो फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न किस्मों के आमों से लोग परिचित हुए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को मंच प्रदान कराया गया है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसे हम लोगों ने इंटरैक्टिव सेशन के रूप में भी रखा है ताकि हम फार्मर्स को ई-नाम और जो अन्य बेचने के साधन हैं उनके बारे में अवगत करा सकें। साथ ही साथ ये एक अपने आप में स्टैंड अलोन प्रयास नहीं है, बल्कि हम लोग इसे शुरू से पिछले 1.5 महीने से आप लोग भी जान रहे होंगे कि हम लोग लगातार किसानों को खरीदारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कई सारे किसानों को अच्छा बाजार मूल्य भी मिला है। मैंगो फेस्टिवल में किसानों ने दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा जैसी पारंपरिक किस्मों के साथ साथ नई विकसित प्रजातियां भी पेश की, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर हम लोग 3-4 किस्म का रखा हुआ है, ये देखा जा रहा है। बस आप यहाँ पे आज प्रदर्शनी लगाए हैं, क्या कुछ इसका फायदा है? इसको हमको बेचने का है प्रोसेस है, और यहाँ जो हम लोग ई नाम से जो हम लोग का यहाँ भी बताया गया है ऐप्स के द्वारा कि किस तरह से बेचा जाएगा, हम लोग किस तरह से फायदा उठा सकते किसान, उसके लिए जानकारी प्राप्त करने आए यहाँ पे। किसानों की भागीदारी से लौह नगरी में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन सार्थक रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि फलों के राजा की मिठास किसानों के जीवन में भी आने वाले दिनों में मिठास भरे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से आधी आबादी देश के विकास में योगदान दे रही है, साथ ही आत्मनिर्भरता की डगर पर भी आगे बढ़ चली है। देवघर की मधुमिता न केवल अपनी रचनात्मकता से साड़ियों को खूबसूरती प्रदान कर रही हैं, बल्कि कई बच्चों को भी इसका प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। देवघर की मधुमिता दास ने स्वावलंबन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुए कला को नया आयाम दिया है। वे तसर साड़ियों समेत कई तरह के वस्त्रों में खूबसूरत पेंटिंग कर उनमें 4 चांद लगा रही हैं। मधुमिता ने बताया कि बाजार में इन साड़ियों की अच्छी मांग है। हम चाह रहे हैं कि और भी जितनी लेडीज लोग हैं वो लोग भी आगे आए, जिनके अंदर टैलेंट है, जो लोग कर सकते हैं। और देवघर में अभी तक हैंड पेंटेड फ्लोरल प्रिंट को लेके अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। काम कर सकती हैं, अर्न कर सकती हैं। मधुमिता दास कई छात्राओं को भी साड़ियों पर पेंटिंग करने की कला से अवगत करा रही हैं, ताकि वे अपने आय के स्रोतों को बढ़ा सकें तथा आत्मनिर्भर बन सकें। मधुमिता दास से जुड़ी प्राची प्रिया ने कहा कि वे साड़ियों पर पेंटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, जो उनके लिए आमदनी का स्रोत भी बन चुका है। तो फैमिली से भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि दिन भर इसी पे काम करना है। ये बहुत टाइम को लेके तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब आप फ्री हो आप तब आ सकते हैं। मैं अपना कुछ समय देती हूँ और उसके साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है तो इसलिए कपड़ों पे भी काम चल रहा है और इसके साथ मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। निश्चित रूप से मधुमिता दास का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है, जो सबों के लिए नजीर है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। देश भर की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसके तहत बोकारो जिले की महिलाओं को भी निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई गई।
योजना का लाभ पाकर गृहिणियां काफी खुश नजर आ रही हैं। मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत बोकारो की कई गृहिणियों को निशुल्क गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर का लाभ मिला। मुनीता देवी की माने तो वर्ष 2017 में योजना का लाभ मिलने के बाद से उन्हें ईंधन की जुगाड़ के लिए भटकना नहीं पड़ता। मोदी सरकार के दिए 2017 में तो बहुत सुविधा हुआ। अब टाइमली सब चीज बनता है। भोरे उठते थे, आग लकड़ी के लिए बहुत भोरे उठते थे, लेकिन अब थोड़ा लेट से उठते हैं। सब चीज टाइमली बन जाता है। मोदी सरकार जो गैस दिया है इसके लिए। और पहले हम लोग एक टाइम खाना बनाते थे, 3 टाइम खाते थे जब लकड़ी में बनाते थे। तो कोयला काट का बहुत दिक्कत होता था झाड़ बरसात में। अब गैस जब से मिला है तो 3 टाइम खाना बनता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गृहिणियों के जीवन को काफी आसान बना दिया है। जानवी देवी और शीला देवी की माने तो बरसात के दिनों में उन्हें कोयला और लकड़ी का प्रयोग कर खाना पकाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब जल्दी खाना बनने से समय की बचत हो रही है। क्योंकि पहले हम लोग को बहुत तकलीफ होता था। लकड़ी, गोईठा, कोयला, खाना बनाने के लिए भी तकलीफ होता था। एक बार बनाए तो 2 टाइम, एक टाइम कभी बनाए, कभी मिला लकड़ी, गोईठा नहीं मिला तो लकड़ी मिला नहीं, लकड़ी मिला तो कोयला नहीं मिला। सरकार हमको गैस जो दी है उज्ज्वला गैस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भी थोड़ा आराम हुआ है। मोदी सरकार दिया है गैस, इसीलिए बाल बच्चा को थोड़ा खिला पाते हैं आराम से। बरसात में थोड़ा बहुत तकलीफ था, अभी आराम मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने न केवल गृहिणियों के जीवन को श्रेयस्कर बनाया है, बल्कि परिवार के अन्य लोगों के जीवन में भी सुखद बदलाव आया है। दिहाड़ी मजदूर करने वाले रामविलास की माने तो उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से धुआं युक्त घरेलू प्रदूषण से तो मुक्ति मिली ही, साथ ही समय पर भोजन भी मिल जाता है। टाइम से खाना मिल जा रहा है, यही बहुत मेहरबानी है मोदी जी के। सरकार में हम लोग को बहुत राहत मिला है। केंद्र सरकार का जन कल्याण पर विशेष फोकस रहा है और बीते 11 साल गरीबों के कल्याण को समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाई है और जीवन को आसान बनाया है। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर रवाना। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा और क्रोएशिया के साथ सहयोग पर भी होगी बातचीत। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर। हजारीबाग में कलाकार महोत्सव का आयोजन, मंत्री सुधीर कुमार होंगे शामिल। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर आज से विशेष शिविर। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और रांची में महिला प्रीमियर कबड्डी लीग में प्रतिभागी दिखा रहे दमखम। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन में झारखंड को मिला देश भर में दूसरा स्थान।